हेलो स्टूडेंट, आज हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सांख्य वह दर्शन है जिसका उल्लेख उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि सबसे प्राचीन दर्शन में से एक आपका सांख्य दर्शन है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था बच्चों कि सांख्य दर्शन एक आस्तिक संप्रदाय का दर्शन है। ठीक है, अगर सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन पर आपके 3 टॉपिक सीजीपीएससी में मेंशन किए गए। और बच्चों याद रखिएगा, जो हम दर्शन पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल तैयार रहिए कि हमें मुख्य परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाया गया बच्चों, वहां पर आपके 3 टॉपिक है। ठीक है, और ये 3 टॉपिक से ही बच्चों आपके प्रश्न आएंगे। और वो 3 टॉपिक बच्चों है क्रमशः, एक है बच्चों प्रकृति, जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं। एक है बच्चों आपका पुरुष, ठीक है। एक है बच्चों आपका विकासवाद। ये सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा में आपके सांख्य दर्शन पर आधारित टॉपिक है। और एक है बच्चों आपका सत्य कार्यवाद। तो मुख्य परीक्षा को पढ़ने से फायदा ये है बच्चों कि हमें पता रहता है कि क्वेश्चन किस सेक्शन से और कितने पूछे जाएंगे। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके 4 टॉपिक है, प्रकृति, पुरुष, विकासवाद एवं सत्य कार्यवाद। और बच्चों हम आज की जो कक्षा है हम उस पर पढ़ेंगे बच्चों विकासवाद का सिद्धांत, और उसी के अंतर्गत आप प्रकृति और पुरुष की अवधारणा भी पढ़ लेंगे। बच्चों लगभग 3 क्लास में यह सांख्य दर्शन आपका रिकॉर्ड होगा, 2 या लगभग आपके 3 क्लासेस। ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि जो प्रकृति और जो पुरुष है बच्चों, ये आपका 2 नंबर और 4 नंबर पर पूछा जा सकता है। विकासवाद एक फुल लेंथ क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर पे, और सत्य कार्यवाद आपका 8 नंबर पे। बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों ये आपके सांख्य दर्शन का आउटलाइन है जो आपकी सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आपका दिया गया है। तो बच्चों चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा विकासवाद से। बच्चों अगर इसको हम टॉपिक ले कॉपी में, तो इसे हम लिखते हैं बच्चों सांख्य दर्शन के अंतर्गत इसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों तो बता देता हूं आपको। तत्व मीमांसा का अभिप्राय दर्शन की उस शाखा से है, उस ब्रांच से है, जिसके अंतर्गत हम जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो जगत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है बच्चों, अर्थात जगत का निर्माण किस मूल तत्व से हुआ है, जब हम इस चीजों की विवेचना करते हैं तो बच्चों दर्शन की वह शाखा तत्व मीमांसा कहलाती है। तत्व जिसे इंग्लिश में बच्चों मेटाफिजिक्स कहा जाता है, बिल्कुल विज्ञान की भांति। अर्थात हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत सर्वप्रथम यह अध्ययन करेंगे कि इस जगत की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, किस मूल तत्व से इस जगत का निर्माण हुआ है। इसे बच्चों हम लोग कॉपी के बिहार पर हम टॉपिक डालते हैं सांख्य दर्शन के अंतर्गत बच्चों तत्व मीमांसा। ठीक है, और बच्चों आपके चारों प्रश्न आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं। आइए बच्चों डील करते हैं हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो आपके सीजीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कितने नंबर पे आएगा। ठीक, जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत। और सांख्य दर्शन में जगत की उत्पत्ति के सिद्धांत को ही बच्चों विकासवाद कहा गया है, जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो सांख्य दर्शन में जो जगत का विकास या जगत की उत्पत्ति की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है बच्चों हम उसे कहते हैं विकासवाद। आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये विकासवाद क्या है। सांख्य कहता है बच्चों कि जगत की उत्पत्ति
एक तत्व से हुई है जिसका नाम है प्रकृति। तो सांख्य यह मानता है कि संपूर्ण जगत का निर्माण, इस पूरे विश्व का निर्माण एक तत्व से हुआ है और उसका नाम है बच्चों प्रकृति। तो सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि संपूर्ण जगत का विकास एक मूल तत्व से हुआ है और उस मूल तत्व को सांख्य ने बच्चों नाम दिया है प्रकृति। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति बच्चों दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्राक धन कृति, जिसका अभिप्राय यह होता है बच्चों पूर्व से विद्यमान। अर्थात सांख्य दर्शन में जो प्रकृति की अवधारणा है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है कि सांख्य यह मानता है कि संपूर्ण जगत का विकास एक मूल तत्व से हुआ है और उस मूल तत्व का नाम है बच्चों प्रकृति, और प्रकृति पूर्व से विद्यमान है। अर्थात जब ये जगत नहीं भी होगा, हम और आप नहीं भी थे, तब भी प्रकृति का अस्तित्व था। यह सांख्य का अप्रोच है। ठीक, इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि जो प्रकृति है वो संपूर्ण जगत का आधार है, या अगर इसे दर्शन की भाषा में कहूं तो इस जगत का कारण, इस जगत का जो मूल कारण है बच्चों वो आपका प्रकृति। तो 2 नंबर में सीजीपीएससी में आएगा कि प्रकृति क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताएं। तो आप कहेंगे कि सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व, सांख्य दर्शन का मूल तत्व प्रकृति है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राक धनकृति, अर्थात पूर्व से विद्यमान, यानी प्रकृति की सत्ता सदैव होगी। और बच्चों यहीं से मैं आपको प्रकृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताता हूं। किस प्रकार की है प्रकृति? प्रकृति की विशेषताएं देखते हैं बच्चों। प्रकृति की विशेषता देखिए तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि प्रकृति जगत का कारण है और सांख्य दर्शन का यह प्रथम तत्व है। तो प्रकृति प्रथम है और प्रकृति प्रधान है। प्रधान मतलब बच्चों मेन एलिमेंट है। तो यह है प्रकृति की विशेषता। दूसरा, जो प्रकृति है बच्चों वो आपका नित्य है। ठीक है, दर्शन में ये शब्द बच्चों आपको बहुत सुनने मिलेगा। नित्य का अभिप्राय होता है बच्चों जिसकी सत्ता सदैव हो, जो निर्माण और विनाश के चक्र से परे हो। जैसे हम कहते हैं ईश्वर की सत्ता नित्य है, तो जो यहां पर प्रकृति भी नित्य है, यानी ना तो प्रकृति का निर्माण होता है और ना प्रकृति का विनाश होता है। तो प्रकृति विनाश और निर्माण के चक्र से परे है, इसलिए प्रकृति की प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति नित्य है। तो प्रकृति प्रथम है, प्रधान है, प्रकृति बच्चों आपका नित्य है। ध्यान देने की बात बच्चों, तीसरी विशेषता बच्चों, प्रकृति स्वभावतः जड़ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जड़ एवं चेतन। तो यहां पर प्रकृति से भी यह प्रश्न आएगा कि प्रकृति किस प्रकार की है। तो सांख्य कहता है कि प्रकृति जड़ तत्व है। फाइन, परंतु जड़ तत्व होने के पश्चात भी सांख्य यह लिखता है कि प्रकृति सक्रिय है। अब बच्चों ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जड़ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं से सक्रिय नहीं होते, यानी इनएक्टिव एलिमेंट्स, अक्रिय वस्तुओं को हम जड़ मानते हैं। परंतु बच्चों यहां पर सांख्य का अप्रोच ये है कि प्रकृति जड़ है का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो सक्रियता है वह स्वयं उत्पन्न नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं सांख्य। प्रकृति इंटरनली, प्रकृति आंतरिक रूप से सक्रिय है, पर उसकी सक्रियता को व्यक्त करने के लिए हमें एक और तत्व की आवश्यकता पड़ी। यानी प्रकृति स्वयं जगत का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति जड़ है, यानी स्वयं सक्रिय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जड़ होने के पश्चात भी सांख्य ने इसे सक्रिय माना है। उसका अभिप्राय है कि आंतरिक तौर पर, इंटरनली रूप में अगर देखा जाए तो प्रकृति सक्रिय है। बच्चों मैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको अभी आने वाली क्लास में समझाऊंगा।
फिलहाल अभी हम उसके विशेषताओं पर अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जड़ होने के पश्चात भी प्रकृति को सक्रिय माना गया है। बच्चों अगला विशेषता, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, त्रिगुणात्मक। अब आप कहेंगे सर ये 3 गुण कौन से होते हैं बच्चों? तो एक फ्रेम बनाकर मैं आपको 3 गुणों के बारे में बताता हूं। यानी बच्चों प्रकृति में 3 गुण होते हैं और दर्शन के अंतर्गत अगर आप ध्यान दें तो बच्चों गुण का सिद्धांत है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। गुण बच्चों 3 प्रकार की गुण होते हैं, ध्यान देंगे आप बोर्ड पर। 3 टाइप ऑफ गुण। एक होता है बच्चों सत्व गुण, और ये शब्द को हम लोग कई बार सुने हैं। एक होता है बच्चों रजस गुण, और बच्चों एक होता है आपका तमस गुण। ये 3 गुण होते हैं बच्चों, सत्व गुण, रजस गुण एवं तमस गुण। चूंकि बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इस पर अलग से भी कक्षा अपलोड नहीं की है, पर मैं आपको यहीं पर रेफरेंस में बता देता हूं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण एवं आपका तमस गुण। इनके बारे में बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आगे जाकर हमें पढ़ने में आसानी हो। बच्चों जो सत्व गुण है ये पॉजिटिव साइन है, इसका प्रतीक चिन्ह श्वेत कलर है। अर्थात यह जो गुण है बच्चों वो ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। इसी प्रकार जो तमस है बच्चों, इसका कलर ब्लैक है, काला है बच्चों, ये अंधकार का प्रतीक है, यह अज्ञानता का प्रतीक है। तो तमस जो है बच्चों वो सत्व का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए इसको मैं निगेटिव कहता हूं बच्चों, नकारात्मक प्रभाव है इसका। ठीक है, तो अंधकारमय जीवन होगा, जीवन में अज्ञानता होगी, और जिसमें सत्व गुण होता है बच्चों, जिसका कलर श्वेत है, वो ज्ञान का प्रतीक है। और बच्चों यहां पर जो रजस लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है बच्चों, रजस का अभिप्राय होता है क्रियाकारक, अर्थात यह कोई अलग से गुण ना होकर यह इन दोनों गुणों का क्रियाकारक है। अर्थात इसी गुण के कारण ही आप ये कह सकते हैं कि सत्व गुण और तमस गुण का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए रजस का जो कलर है बच्चों वो रेड है। ठीक है, लाल रंग रजस गुण का प्रतीक है। बच्चों ये 3 गुण होते हैं भारतीय दर्शन में। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, सत्व गुण इसका प्रतीक होता है बच्चों श्वेत कलर, व्हाइट कलर, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो सफलता का प्रतीक है, जो सुख का प्रतीक है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट बच्चों तमस गुण है, जिसका प्रतीक काला कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, जो अंधकार का प्रतीक है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। और बच्चों इन दोनों के मध्य में है रजस गुण, जो बच्चों एक क्रियाकारक है, जो इन दोनों गुणों को आगे लाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह है बच्चों रेड कलर। तो ये 3 गुण होते हैं बच्चों, और सांख्य ये कहता है अपने दर्शन में कि जो प्रकृति है उसमें तीनों गुण विद्यमान है। तो आगे जाकर बच्चों जब हम विकासवाद की अवधारणा को देखेंगे तो इन 3 गुणों का विशेष महत्व देखेंगे। तो फिलहाल सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप इसे याद कर लेंगे कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, जो क्रमशः हैं सत्व गुण, रजस गुण एवं तमस गुण। और ये भी याद कर लेंगे कि प्रकृति हैव द 3 क्वालिटीज, कि प्रकृति के पास वो तीनों गुण हैं। तो देखिए आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि मैंने 5 गुण लिख दिए। अगर आप इतना सीजीपीएससी में लिख देंगे तो आपका 4 नंबर पकड़ेगा। तो अब बच्चों याद रखना, टॉपिक हमारा अब भी जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत है। हम विकासवाद के अंतर्गत इस अवधारणा को पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी अभी मैंने कहा कि प्रकृति जड़ है। जड़ का अभिप्राय यह हुआ बच्चों कि स्वयं प्रकृति जगत का निर्माण नहीं कर सकती, अर्थात प्रकृति को एक और ऐसे तत्व की आवश्यकता होगी जो जड़ नहीं अपितु चेतन होगा, जो प्रकृति की सक्रियता को उत्पन्न करेगा, जिससे जिससे धीरे धीरे प्रकृति से जगत का विकास होगा। और इसी कॉन्सेप्ट में, इसी क्रम में बच्चों सांख्य ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है बच्चों
और इसी क्रम में आप ये देखेंगे बच्चों कि सांख्य इंट्रोड्यूस करता है उसके दूसरे तत्व को, जिसे हम कहते हैं बच्चों पुरुष। सांख्य का यह दूसरा तत्व है जिसका नाम है बच्चों पुरुष। पुरुष क्या है? तो ये मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है, ठीक है। यहां पर पुरुष का अभिप्राय है जिसे अन्य दर्शन में आत्मा कहा गया है, उसी आत्मा को सांख्य दर्शन में जो पुरुष कहा गया है। तो कोई नई अवधारणा नहीं है, पुरुष इज अ सोल। और पुरुष की जो विशेषता है बच्चों, वो विशेष रूप से आपको देखना है पुरुष की विशेषताएं। तो बच्चों पुरुष की विशेषताओं में आप स्पष्ट रूप से जो आत्मा की विशेषता है, ठीक है, उसे आप लोग ये कह सकते हो कि वही आपकी पुरुष। जैसे बच्चों आत्मा शाश्वत है, आत्मा भी बच्चों नित्य है। शाश्वत का अभिप्राय होता है बच्चों अपरिवर्तनशील, नोट करने से। दूसरी विशेषता है बच्चों पुरुष की कि पुरुष जड़ नहीं बच्चों, पुरुष चेतन है। पुरुष की अगली विशेषता है बच्चों कि पुरुष एक नहीं अपितु अनेक है। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो प्रकृति है बच्चों वो एक है ना, अद्वितीय है। ध्यान देने वाली बात है ना। तो जहां प्रकृति एक माना गया है वहीं पर सांख्य ने पुरुष को माना है बच्चों अनेक, यानी अनेक आत्माएं होती हैं। यह दृष्टिकोण है आपके सांख्य दर्शन के अंतर्गत पुरुष का। तो ये पुरुष की विशेषता है, ठीक है। पुरुष जड़ नहीं, पुरुष चेतन है, पुरुष एक नहीं, पुरुष अनेक है। और सबसे बड़ी बात और जो इंपॉर्टेंट जो लाइन है बच्चों जो हमको नोट करना है वो ये है कि पुरुष में गुण नहीं होते, क्योंकि सांख्य में गुण का संबंध प्रकृति से बताया बच्चों। इसे हिंदी में कहते हैं गुणातीत, यानी पुरुष में कोई गुण नहीं है। गुण किसमें है बच्चों? तो वो आपका प्रकृति में। तो आप देख रहे होंगे बच्चों बोर्ड में, ठीक है, प्रकृति और पुरुष। अब प्रश्न ये उठता है सर कि क्या कार्य है किसका? पुरुष का। तो जो मैंने अभी कहा कि प्रकृति को सांख्य दर्शन में जड़ मान लिया गया है, ठीक है। और जड़ का मतलब यहां पर बच्चों, अब मैं समझाता हूं आपको, यहां पर जड़ का तात्पर्य साम्यावस्था से है। यानी जो प्रकृति है बच्चों वो साम्यावस्था में है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। और उसकी साम्यावस्था को भंग करने के लिए, उसकी सक्रियता के लिए सांख्य दर्शन में पुरुष की अवधारणा आती है। यानी बच्चों पुरुष का काम इतना है कि वो जाए, वह प्रकृति से संपर्क करे और वह प्रकृति की इस साम्यावस्था को नष्ट कर दे, भंग कर दे, जिससे प्रकृति जो स्वभावतः सक्रिय है वो सक्रिय हो जाए और फिर इस संपूर्ण जगत का विकास हो जाए। तो पुरुष की भूमिका सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो प्रकृति है जो अपने मूल साम्यावस्था में है, उस साम्यावस्था को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, जिससे धीरे धीरे प्रकृति से बच्चों जगत का विकास हो। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर पुरुष का काम सिर्फ और सिर्फ एक कारक के रूप में इस प्रकार है कि वो प्रकृति के साम्यावस्था को तोड़ दे। तो साम्यावस्था अगर टूटेगी बच्चों तो प्रकृति आ जाएगी जागृत अवस्था में, ठीक है। जागृत अवस्था मतलब बच्चों अब वो एक्टिव हो गई है। तो हम लिखेंगे बच्चों ऐसा मेंस में कि पुरुष का कार्य है कि वह प्रकृति की साम्यावस्था को भंग कर प्रकृति को जागृत अवस्था में ले आए। ये बेहद प्रकृति और पुरुष की अवधारणा हमने स्पष्ट कर ली और यह भी देख लिया कि पुरुष का क्या कार्य है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों हमारे विकासवाद पे कि जगत की उत्पत्ति कैसे। बच्चों उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि सांख्य ने अपने विकासवाद में
अपने विकासवाद के अंतर्गत 25 तत्वों की व्याख्या की, जिनमें से 2 तत्व आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति जो मूल तत्व है और पुरुष जो एक सहायक की भूमिका में है। तो आपने बच्चों 2 देखा, ऐसे ही हम 25 तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो कभी कभी बच्चों हो सकता है कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में 2 नंबर पर सिर्फ तत्वों का नाम लिखने आ जाए। ठीक बच्चों, तो वो भी हम देखेंगे। आइए अब देखते हैं बच्चों कि कैसे प्रकृति से इस संपूर्ण जगत का विकास हुआ है। तो आई थिंक आपको प्रकृति और पुरुष की अवधारणा समझ आ गई होगी। बच्चों अब हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संपर्क से कैसे इस जगत का विकास हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, विकासवाद। अब सीधा 15 नंबर पे काम होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्रकृति जो हमारा मूल तत्व है, और बच्चों इसके कांटेक्ट में आएगा पुरुष। ठीक है, प्रकृति जो हमने पढ़ा कि मूल रूप से ये साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्यावस्था में है। और जैसे ही इस प्रकृति के संपर्क में ये पुरुष आएगा बच्चों, इस प्रकृति की जो साम्यावस्था है वो भंग हो जाएगी। कैसे भंग हो बच्चों? क्योंकि अब प्रकृति के जो गुण हैं उसके गुणों में कंपन उत्पन्न होगा। तो प्रकृति के गुणों में कंपन उत्पन्न होगा, जिससे बच्चों उसकी साम्यावस्था भंग हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए बच्चों आपका जिम्मेदार है कौन? पुरुष। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही पुरुष आया उसने प्रकृति की साम्यावस्था को भंग कर दिया। अब बच्चों आप कह सकते हो कि अब प्रकृति सक्रिय है, रेडी है, तैयार है अपने अगले तत्व के विकास के लिए। अगला किसका विकास? तो प्रकृति और पुरुष के संपर्क से सबसे पहले जिस तत्व का विकास होता है बच्चों, उसे सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा गया है, जिसे महत्व तत्व कहते हैं। महत्व का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट। तो प्रकृति और पुरुष के संपर्क से सर्वप्रथम जिस तत्व का विकास हुआ प्रकृति से, वो है बच्चों आपका बुद्धि। बच्चों गिनिएगा ना, हम लोग 25 तत्वों का अध्ययन करेंगे, ये हमारा तीसरा था। फिर जैसे इस बुद्धि में मैं का भाव उत्पन्न होता है, मैं का भाव, समझाता हूं बच्चों क्या लिखते हैं। जैसे ही बुद्धि में मैं का भाव उत्पन्न होता है बच्चों, इससे अगले तत्व का विकास होता है, जिसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार, जिसको जो आप ईगो कहते हो। तो बुद्धि से अगला विकास है बच्चों किसका? अहंकार का, ईगो का। ये हमारा चौथा है। फिर सांख्य दर्शन कहता है कि अहंकार के 3 प्रकार हैं। तीन प्रकार के अहंकार होते हैं। और बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जो 3 प्रकार हैं एक्चुअल में ये गुण है जो हम सब जानते हैं। सत्व अहंकार, बच्चों आपका रजस अहंकार, और बच्चों आपका एक है तमस अहंकार। तो जो 3 गुण थे बच्चों, उन्हीं गुणों के आधार पर मैंने अहंकार लिख दिया। और ये 3 गुण मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था वीडियो में। तो अहंकार, और बच्चों याद रखिएगा, इन्हें आप तत्व के रूप में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर अभी 4 तत्व हैं, मैं लिख देता हूं। देखिए ये बच्चों फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन नहीं करेगा। ये अहंकार के ही प्रकार है, नए तत्व नहीं। अब देखिए बच्चों, सांख्य क्या कहता है। सांख्य कहता है कि अब इस सत्व अहंकार से क्रमशः 5 ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, बच्चों बताता हूं क्या होते हैं। इसी से विकास होगा 5 कामेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां एवं मन। तो बच्चों, सत्व अहंकार से किन किन का विकास हो रहा है? तो सत्व अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और बच्चों एक है आपका मन। अब आप कहेंगे सर ये ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, और बच्चों आपका त्वचा। वही विज्ञान के हमारे 5 सेंस ऑर्गन, इसे कहते हैं बच्चों 5 ज्ञानेंद्रियां, जो हम भली भांति परिचित हैं। इसके अलावा बच्चों 5 काम इंद्रियां होती हैं, जिनसे हम काम लेते हैं, और वो है बच्चों मुख, हाथ, पैर, जनन अंग और बच्चों मल द्वार। इन्हें कहते हैं बच्चों 5 कामेंद्रियां। और जो मैंने यहां लिखा है बच्चों मन, इससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि दर्शन में विशेष महत्व है किसका? मन का। तो बच्चों अगर हम सबको काउंट करें तो आई थिंक ये आपके 11 हो गए। 5, 5, 10 और 11, और इन 11 तत्वों का विकास सत्व अहंकार से होगा। बच्चों रजस अहंकार, चूंकि मैंने बताया था कि ये एक कोई गुण नहीं है, इसलिए इससे किसी तत्व का विकास नहीं होगा। अब आते हैं बच्चों तमस अहंकार। तमस अहंकार से बच्चों सबसे पहले उत्पन्न होता है 5 तन मंत्राएं। बच्चों वर्ड नया है, पर जब मैं लिखूंगा तो बोलेंगे सर तो हम जानते थे। 5 तन मंत्राएं, न्यू वर्ड। तो तन मंत्राएं क्या है? तो बच्चों जो यहां पर मैंने 5 ज्ञानेंद्रियां लिखी हुई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस बात का ज्ञान देते हैं, तो आई थिंक बच्चों आपका उत्तर होगा सर स्वाद। सारे बच्चों ये हम लोग जिह्वा से प्राप्त करते हैं। स्पर्श ये हम लोग त्वचा से प्राप्त करते हैं। रूप ये हम आंखों से प्राप्त करते हैं। कलर बच्चों रंग। शब्द ये हम सुनते हैं किससे? कान से। और इसी प्रकार स्मेल या गंध। और बच्चों इन्हीं 5 को ही तन मंत्रा कहा जाता है, और बचपन से जानते हैं इन चीजों। तो सांख्य कहता है कि तमस अहंकार से 5 तन मंत्राओं का विकास होता है, जो क्रमशः हैं। ठीक बच्चों, और ये जो 5 तन मंत्र हैं बच्चों, ये सूक्ष्म रूप में है, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, माइक्रो स्टेट में बच्चों सूक्ष्म रूप में हमें दिखाई नहीं देते। फिर सांख्य कहता है कि इन 5 तन मंत्राओं से
बच्चों विकास होता है, ठीक है, पंचभूतों का। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, पांच भूतों का विकास। यहां पर ये भूत क्या होते हैं बच्चों, मैं लिखता हूं थोड़ी देर में, पंचभूतों का विकास। अभी क्या बच्चों बताता हूं, 5 और 5 बच्चों ये हो गए आपके 10। हाँ, अभी बच्चों पंचभूतों पे आते हैं, ठीक। फिर यार हम ये देखते हैं कि हमारे 25 तत्व हुए कि नहीं हुए। तो अगर आप काउंट करें बच्चों तो 1 2 3 4 प्लस 11 15 प्लस 10 देयर आर 25 एलिमेंट्स। 25 तत्वों को मैंने बता दिया। अब आते हैं बच्चों हमारे मुख्य आकर्षण पर, पंचभूत कॉन्सेप्ट। द फाइव ग्रॉस एलिमेंट कहते हैं बच्चों, ये पंचभूत क्या है, और इन पंचभूतों का विकास इन 5 तन मंत्राओं से हुआ है। और ये पंचभूत कौन से बच्चों, नीचे की जगह पर बच्चों मैं आपको बोर्ड के इस सेक्शन में लिख रहा हूं कि वो पंचभूत कौन, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है हमारे दृष्टिकोण से। या इसे आप यहां भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। चलिए लिख देते हैं बच्चों, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और बच्चों आपका आकाश। ये है बच्चों 5, जिसे हम कहते हैं पंचभूत। अगर आप धर्म के बारे में बच्चों थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो हमें यह सिखाया गया है कि हमारा ये शरीर, ये संपूर्ण जगत पंच तत्वों से मिलकर बना है। और यही है बच्चों वो पंच तत्व जिसे हम लोग पंचभूत भी कहते हैं, द 5 ग्रॉस एलिमेंट। तो ये पंचभूत कौन कौन से हैं बच्चों, तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश। ये बच्चों देखिए, ये सांख्य ने अपने विकासवाद में, बच्चों इसका नाम विकासवाद क्यों पड़ा अब आपको समझ आ रहा था, क्योंकि बच्चों क्रमशः हो रहा है चीजें। देखिए पहले प्रकृति है, सांख्य स्पष्ट करता है कि संपूर्ण विकास प्रकृति से होगा, तो ये कहता है कि प्रकृति अकेले नहीं कर सकती, उसकी साम्यावस्था को ब्रेक करने के लिए उसे चाहिए एक और तत्व, जिसे हमने पुरुष कहा। पुरुष चेतन है, इसलिए वह प्रकृति की साम्यावस्था को तोड़ दिया, और सर्वप्रथम बच्चों उससे विकास हुआ, उस तत्व को हमने कहा था बुद्धि। फिर जैसे ही बुद्धि में मैं का भाव उत्पन्न हुआ बच्चों, उससे उत्पन्न हुआ अहंकार, चौथा तत्व। अहंकार के 3 प्रकार हैं सर, सत्व अहंकार, रजस अहंकार एवं आपका तमस अहंकार। सत्व अहंकार से विकास हुआ 5 ज्ञानेंद्रियों का, फिर विकास हुआ 5 कामेंद्रियों का, और एक सबसे महत्वपूर्ण बच्चों वो है आपका मन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्व अहंकार से 11 तत्वों का विकास हुआ। रजस बच्चों जो स्वयं एक गुण नहीं है, इसलिए उससे किसी तत्व का विकास नहीं हुआ। मुंह हुआ बच्चों तमस अहंकार। सांख्य कहते हैं कि तमस अहंकार से सर्वप्रथम सूक्ष्म तन मंत्राओं का विकास हुआ, जो क्रमशः है बच्चों स्वाद, रूप, स्पर्श, शब्द और आपका गंध। फिर सांख्य कहते हैं कि इन 5 तन मंत्राओं से विकास हुआ बच्चों पंचभूत का, 5 ग्रॉस एलिमेंट का, जो क्रमशः है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। बच्चों प्रश्न अब भी है कि सर जगत का निर्माण कैसे हो, तो ध्यान रखिए। तो सांख्य कहता है कि जगत का निर्माण इन्हीं पंचभूतों से हुआ है। तो ये जो पंचभूत हैं, इसी से ही बच्चों निर्माण हुआ है किसका, जगत का। तो सब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, समस्त वस्तुएं, उसको बच्चों वो सब की सब बनी है किसी पंचभूत। ये पंचभूत किससे बने हैं, तन मंत्राओं से। तन मंत्रा किससे बना है, तमस अहंकार से। तमस अहंकार बना है बुद्धि से, और बुद्धि निकला है बच्चों किससे, प्रकृति से। यानी फाइनली पंचभूत का अगर आप कारण ढूंढेंगे तो आप फिर रिवर्स जाएंगे बच्चों, तो आप वापस पहुंच जाएंगे कहां, प्रकृति पे, जहां से हमने अपनी कक्षा प्रारंभ की थी। बच्चों अब इसका मतलब यह है कि पंचभूतों से विकास हुआ बच्चों किसका, जगत का। बस एक लाइन बच्चों इसमें और हमको ऐड करना है कि ये जो पंचभूत है बच्चों, ये जड़ है, पदार्थ है। और बच्चों अगर पंचभूत जड़ है तो प्रश्न ये उठता है कि फिर जगत का निर्माण कैसे होगा। बच्चों इसी परिप्रेक्ष्य में सांख्य दर्शन स्पष्ट करता है अवधारणा किसकी, ईश्वर की। तो आपका आंसर यहीं पर कंक्लूड होगा बच्चों।
यहां तो लिखेंगे पंचभूतों का विकास, और फिर आप लिखेंगे कि इसी पंचभूत से ही जगत का निर्माण हुआ है, किंतु पंचभूत जड़ है, इसलिए पंचभूतों से जगत के निर्माण के लिए हमें एक ऐसी सत्ता को लेना पड़ेगा जिसमें निर्माण की शक्ति हो, जिसमें सृजन की शक्ति हो बच्चों, और उस सत्ता को सांख्य दर्शन में ईश्वर कहा गया है। तो देखिए इस पूरे बोर्ड में बच्चों हमने अध्ययन कर लिया सांख्य दर्शन के अंतर्गत विकासवाद की अवधारणा, जो आपके पीएससी में 15 नंबर पे आएगा। ठीक है बच्चों।